हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ये जो टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, ये फर्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल लॉ का। तो क्रिमिनल लॉ पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इस टॉपिक को समझना चाहिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ठीक है, उसके बाद ही क्रिमिनल लॉ पढ़ना चाहिए, क्रिमिनल लॉ की शुरुआत करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को समझेंगे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। देखो, व्हाट इज क्राइम? क्राइम क्या है? क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन। क्राइम क्या है? एक्ट है या फिर ओमिशन है विच इज पनिशेबल बाय लॉ, जो कि लॉ में पनिशेबल, उसको हम क्या बोलते हैं? क्राइम। ठीक है, अब फॉर एन एक्ट टू बी कंसिडर्ड ए क्राइम सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट। मतलब किसी एक्ट को, अगर हम किसी एक्ट को कब क्राइम समझेंगे? जब उसमें ये एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो हम उस एक्ट को क्या समझेंगे? क्राइम समझेंगे। एवरी एक्ट इज नॉट ए क्राइम। ठीक है, हर एक एक्ट क्राइम नहीं होता, सिर्फ वही एक्ट क्राइम माना जाएगा जिसमें ये एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, उसको हम क्या मानेंगे? क्राइम। ठीक है, एवरी एक्ट इज नॉट क्राइम, ओनली दोज एक्ट विच कंटेन दिस एसेंशियल एलिमेंट्स, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं को हम क्या मानेंगे? क्राइम। क्लियर? तो एसेंशियल ऑफ क्राइम हम पढ़ते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट? एसेंशियल एलिमेंट क्या है क्राइम के? फर्स्ट है ह्यूमन बीइंग। ये पहली कंडीशन है, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है मेंस रिया, इसको हम बोलते हैं गिल्टी माइंड। मेंस रिया का मतलब है आपकी इंटेंशन गिल्टी थी। ठीक है, और एक्टस रिया होता है गिल्टी एक्ट, कि जो एक्ट था आपका वही गिल्टी था। और जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है दैट इज इंजरी और हार्म। ये चार एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो किसी भी एक्ट को क्राइम बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग, देन मेंस रिया, देन एक्टस रिया एंड द इंजरी और हार्म। तो किसी भी एक्ट को क्राइम बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? ये चार एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये चार एलिमेंट हैं तो उसको हम क्या मान सकते हैं? उस एक्ट को हम क्राइम मान सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज ह्यूमन बीइंग, सेकंड इज मेंस रिया, थर्ड इज एक्टस रिया एंड द फोर्थ वन इज इंजरी और हार्म। क्लियर? इतना क्लियर है आप सबको यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब देखो, किसी भी क्राइम करने के लिए क्या है फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट? कि ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग मतलब कोई भी पर्सन हो। ठीक है, पर्सन इंक्लूड ही, शी और ट्रांसजेंडर। ठीक है, और कोई भी पर्सन हो, लेकिन खाली पर्सन होना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, सेकंड, उसमें दो रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग के साथ। फर्स्ट कि वो पर्सन होना चाहिए, एंड सेकंड रिक्वायरमेंट इज लीगली कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। वो लीगली कैपेबल होना चाहिए ऑफेंस कमिट करने के लिए। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, बट वो लीगली कैपेबल नहीं है, तो फिर क्या वो क्राइम कर सकता है? द आंसर इज नो। अब कौन लीगली कैपेबल होगा, कौन लीगली कैपेबल नहीं है, इसको हम जानेंगे। लीगली कैपेबल होता है जनरली जो मेजर है, ठीक है, और प्लस साउंड माइंड है। मेजर है और साउंड माइंड है, उसको हम लीगली कैपेबल मानते हैं जनरली। तो हमारी दो रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन होना चाहिए, बट दैट पर्सन शुड बी लीगली कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन क्राइम। ठीक है, अब इसकी एक एक्सेप्शन है जब हम बीएनएस पढ़ेंगे तो उसमें हम सेक्शन 20 और 21 जब देखेंगे, तो ये सेक्शन 20 और 21 बात करते हैं चाइल्ड के केस में, कि चाइल्ड की एक सर्टेन एज तक अगर वो कोई एक्ट करता है तो उस एक्ट को हम क्राइम नहीं मानते। ठीक है, तो सेक्शन 20 और 21 ये बात करते हैं चाइल्ड के केस में, कि चाइल्ड की एज अगर 7 साल तक है, तो 7 साल तक का कोई भी बच्चा अगर कोई एक्ट करे, भले इस एक्ट से कुछ भी हो, मान लो कोई 7 साल का बच्चा है, ठीक है, 7 साल का चाइल्ड है या 6 साल का चाइल्ड है, उसके हाथ में गन है, मान लो उसके हाथ में कहीं से गन आ गई और वो किसी को बोलता है कि आई विल शूट यू, और वो गन फायर कर देता है और वो मार भी देता है उस आदमी को। ठीक है, तो क्या उस बच्चे को सज़ा मिलेगी? और तो पर्सन है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि ही इज़ ए पर्सन।
बट जो सेकंड कंडीशन है, दैट पर्सन शुड बी लीगली कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, तो ये जो सेकंड कंडीशन है फुलफिल नहीं हो रही, इसी वजह से हम बच्चे को, जो चाइल्ड है, उसको सजा नहीं देंगे। तो इसकी एक्सेप्शन है, जैसे कि चाइल्ड इज एन एक्सेप्शन, इज नॉट कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। सेकंड जो एक्सेप्शन है, दैट इज ए अनसाउंड माइंड। मान लो कोई मेजर है, ठीक है, बट वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है। तो अगर कोई अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, अगर कोई वो एक्ट करता है, तो उसके एक्ट को हम ऑफेंस या क्राइम नहीं मानते, ठीक है। ये इसकी एक्सेप्शन है। बट जनरल रूल क्या है, देयर शुड बी ए पर्सन एंड द पर्सन शुड बी लीगली कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे चाइल्ड इज एन एक्सेप्शन, एंड अनसाउंड माइंड और एंड अनसाउंड माइंड पर्सन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। आई होप कि आपको ये ह्यूमन बीइंग वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। जो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है, दैट इज मेंसरिया। मेंसरिया क्या होता है? मेंसरिया होता है बेसिकली मेंटल इंटेंट, जो मेंटल कंडीशन, ठीक है, उसको मेंसरिया बोलते हैं। अब ये कैसे जानते हैं मेंसरिया? उसकी इंटेंशन से या किसी पर्सन की नॉलेज से इंटेंशन जानी जा सकती है। इससे रिलेटेड दो मैक्सिम है, ये होते हैं जैसे मुहावरे, हिंदी में जैसे मुहावरे होते हैं, ऐसे ही लॉ में भी मैक्सिम्स होते हैं। इन मैक्सिम्स का हम यूज़ अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, जो कि करना भी चाहिए, ठीक है। पहला मैक्सिम बात करता है, एक्टस नॉन फेसिट रिम निसी मीन्स सिट रिया, ठीक है। इस मैक्सिम का मतलब है, द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस आर सो, ठीक है, कि एक जो एक्ट है वो अपने आप में गिल्टी नहीं होता जब तक गिल्टी इंटेंशन ना हो। क्लियर? एक्टस नॉन फेसिट रिम निसी मीन सिट रिया, मतलब एक्ट अपने आप में गिल्टी नहीं होता जब तक वहाँ गिल्टी इंटेंशन ना हो। सेकेंड मैक्सिम है, एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्टस। इसका मतलब है, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट, ठीक है। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा एक्ट करा जो अगेंस्ट है किसके? मेरी विल की, वहाँ उनकी विल नहीं थी, मर्जी ही नहीं थी, उसकी मर्जी के अगेंस्ट था वो एक्ट, तो दैट एक्ट इज नॉट माई एक्ट। उस एक्ट को भी उस पर्सन का एक्ट नहीं मानेंगे, यानी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन के ऐसे यहाँ माथे पे गन रख दो और उसको बोल दी कि भाई किसी दुकान का शटर जो है तोड़ो, नहीं तो हम उसको गोली मार देंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? उसने वॉलंटरी तो एक्ट नहीं करा, किसी दुकान का शटर तो तोड़ा, उसने वॉलंटरी तो नहीं तोड़ा, बट उसने जो एक्ट करा वो अगेंस्ट था उसके विल के, करना ही चाहता है बट फोर्सफुली उससे करा। तो ऐसा कोई भी एक्ट जो अगेंस्ट है अपनी विल के और फिर भी हमने करा, हम उसको, उस एक्ट को हम क्राइम नहीं मानेंगे, ठीक है। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अगेंस्ट हिज विल हुआ ना, अगेंस्ट हिज विल हुआ तो मतलब क्रिमिनल इंटेंशन थी नहीं, मेंसरिया था ही नहीं। एक्ट अपने आप में एक क्राइम नहीं होता, बल्कि मेंसरिया का होना जरूरी है, ठीक है। ये हमारा जनरल लॉ है। जनरल लॉ क्या कहता है? हमारा जनरल लॉ रूल कहता है कि एक्ट जो है, एक्ट के पीछे इंटेंशन देखी जाएगी। अगर उसका इंटेंशन गिल्टी इंटेंशन है, तो जो एक्ट उसने करा, तो उस एक्ट को हम क्या मान सकते हैं? क्राइम मान लेंगे, ठीक है। और ये दो मैक्सिम हमारी क्लियर करती है कि एक्ट अपने आप में ऑफेंस नहीं होता, बल्कि गिल्टी इंटेंशन का होना भी जरूरी है। क्लियर? अब इसकी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इस जनरल रूल की एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है? उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ मेंसरिया हो या ना हो मैटर नहीं करता, वहाँ क्या होगी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है, मतलब आपकी मेंसरिया थी या नहीं थी, डजेंट मैटर, वहाँ स्ट्रिक्टली लायबिलिटी होगी और यू विल बी लायबल। तो ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, ये इस जजमेंट में आया था, आर वर्सेस प्रिंस 1875, 1875 का जजमेंट है, जिस जजमेंट में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट आया था। इस केस में होता क्या है कि एक आदमी जो होता है, एक पर्सन जो है, एक गर्ल को जो कि 16 साल की थी, है ना, उसको अपने उसके पेरेंट्स की कस्टडी से ले जाता है, यानी किडनैप कर लेता है। उसको जो उस लड़की को देखने में ऐसा अपीयर होता है कि वो मेजर है, ठीक है, उसकी बॉडी से ऐसा लगता है वो मेजर है, 18-16 साल की नहीं है, बट एक्चुअल में जो लड़की थी वो 16 ईयर्स की थी। अब 16 ईयर्स की थी, 18 साल से कम है, तो ये किडनैपिंग का ऑफेंस बन गया।
और जब किडनैपिंग का ऑफेंस बना तो इस जजमेंट में जो पर्सन था, जो अक्यूज था, वो कहता है कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, अगर मुझे पता होता कि इसको किडनैपिंग करने की इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि जो लड़की है मेजर है और मेजर आदमी का तो किडनैप हो ही नहीं सकता, तो उसकी इंटेंशन थी नहीं। बट कोर्ट ने कहा कि भले ही आपकी इंटेंशन हो या ना हो, यहाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जहाँ बन जाती है वहाँ आपकी इंटेंशन का मैटर नहीं करता, आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, तो भी आप लाइबल हो गए। तो इस जजमेंट में आर वर्सेस प्रिंस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट आया था। ठीक है, एक और जजमेंट है, ये है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। GOR भी आएगा इसमें, GORGE जॉर्ज, GORG जॉर्ज, 1965 का जजमेंट है। ठीक है, इस जजमेंट में क्या कहा गया था, इस जजमेंट में कहा गया था अनलेस द स्टैट्यूट either clearly or by necessary implication rules out mens rea as a constituent part of a crime, the accused should not be held guilty of an offence unless he has a guilty mind। मतलब इसमें कहा गया था कि जो कानून है, कानून में क्लियरली लिखा हुआ बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन रूल आउट मेंसरिया, तो क्लियरली लिखा हुआ या मेंसरिया की जो मेंसरिया है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको रूल आउट कर रखा हुआ एज ए कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ ए क्राइम, कि क्राइम में मेंसरिया माना जाए नहीं माना जाए, तो एक क्लियरली उस कानून में लिखा हुआ। ठीक है, द अक्यूज्ड शुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अनलेस ही हैज ए गिल्टी माइंड। अदरवाइज एक अक्यूज्ड को जो है एक पर्सन को या अक्यूज्ड को गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक वहाँ गिल्टी माइंड ना हो। मतलब ये इस जजमेंट में कहा गया था कि इस जजमेंट में कहा गया था अगर आपको मेंसरिया देखनी है, कि मेंसरिया जो है एक स्टैट्यू में क्लियरली लिखा होगा। ठीक है, अगर किसी स्टैट्यू में किसी लॉ में नहीं लिखा तो मेंसरिया वहाँ नहीं माना जाएगा। अदरवाइज मेंसरिया को जो लॉ है उसको ही लॉ ही उसको रूल आउट कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्टस रिया। व्हाट इज एक्टस रियस? होता क्या एक्टस रियस? एक्टस रिया होता है जनरली फिजिकल एक्ट, कोई भी एक्ट, फिजिकल एक्ट या ओमिशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, ह्यूमन कंडक्ट का कोई एक्ट है या ओमिशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टस रिया। ठीक है, अब जो एक्टस रिया होता है, हर एक सेक्शन में कैसे पता चलेगा आपका कि क्या एक्टस रिया है, किस क्राइम के लिए क्या एक्टस रिया होना चाहिए, मतलब क्या एक्ट करे कि क्राइम माना जाए और क्या ओमिशन करे। तो ये सारी चीज़ें जो एक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक्टस रिया कहाँ मेंशन होगा। अब BNS में जितने भी सेक्शन हैं सभी सेक्शंस में एक्टस रिया लिखा होता है सेपरेट से, ये पर्टिकुलर क्राइम के लिए ये पर्टिकुलर एक्टस रिया होगा। ठीक है, तो एक्टस रिया का मतलब होता है फिजिकल एक्ट और ओमिशन ऑफ ए ह्यूमन कंडक्ट। ईच सेक्शन ऑफ BNS के हर एक सेक्शन, जो BNS का सेक्शन है, ईच सेक्शन ऑफ BNS डिफाइनिंग एन ऑफेंस। ठीक है, जो भी सेक्शन BNS के हैं ऑफेंस को डिफाइन करते हैं। एंड प्रोवाइड्स फॉर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, और उसमें ह्यूमन कंडक्ट के बारे में भी लिखा होता है कि कैसा ह्यूमन कंडक्ट होगा। एंड कंसिक्वेंसेस देयर ऑफ, और उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, तो ह्यूमन कंडक्ट को ही मेंसरिया कहा जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ, ईच सेक्शन ऑफ BNS के हर एक सेक्शन में लिखा हुआ। ठीक है, कि कौन सा ह्यूमन कंडक्ट है और उसके कंसिक्वेंस जिसको हम एक्सेस क्या मानेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ ए क्राइम। ठीक है, एक्टस रिया हर एक केस में अलग अलग हो सकता है, ये डेफिनेशन ऑफ क्राइम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे सेक्शन 303 है थेफ्ट, BNS का सेक्शन है 303 थेफ्ट, उसमें एक्टस रिया क्या है, मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जब तक कोई एक्ट करके कोई ऐसा एक्ट नहीं करेगा जिससे कि प्रॉपर्टी मूव हो रही है, तब तक वहाँ एक्टस रिया नहीं माना जाएगा। तो जैसे थेफ्ट, फॉर एग्जांपल थेफ्ट में एक्टस रिया क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी को मूव कराना या करना, मूव करना, ये एक्टस रिया है। जब ये एक्टस रिया होगा, ठीक है, तो ही थेफ्ट माना जाएगा। तो एक्टस रिया हर एक सेक्शन में अलग अलग लिखा हुआ, हर एक क्राइम में अलग एक्टस रिया होता है। एक्टस रिया या इट मे बी रेफरेंस टू प्लेस, टाइम, पर्सन।
जो एक्टस क्रिया है वो प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, टाइम से रिलेटेड हो सकता है, पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाउस ब्रेकिंग का कोई क्राइम है, हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस है, उसमें एक्टस क्रिया जो होता है वो प्लेस से रिलेटेड होता है, जगह से रिलेटेड होता है, प्लेस से, क्योंकि हाउस ब्रेकिंग कहाँ हुई, घर की हुई ना, तो इसलिए प्लेस से रिलेटेड एक्टस क्रिया है। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात को हाउस ब्रेकिंग करी, तो इसमें एक्टस क्रिया किसी से रिलेटेड है, प्लेस से भी रिलेटेड है, प्लस टाइम से भी, क्योंकि बाय नाइट रात को कोई एक्ट करा। ठीक है, इज इट क्लियर कि जो एक्टस क्रिया है हर एक सेक्शन में, यानी हर एक क्राइम का एक्टस क्रिया अलग होता है और वो सेक्शन में ही मेंशन है, डेफिनेशन में ही मेंशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे थेफ्ट का एक्टस क्रिया बताया मैंने, मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी होता है। और एक्टस क्रिया जो है किस किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, एक्टस क्रिया कैन बी रिलेटेड टू प्लेस, कैन बी रिलेटेड टू टाइम, कैन बी रिलेटेड टू पर्सन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है एक्टस क्रिया। क्लियर। और जैसे हाउस ब्रेकिंग है, हाउस ब्रेकिंग में एक्टस क्रिया किस चीज़ से रिलेटेड हुआ, प्लेस से। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, तो इसमें जो एक्टस क्रिया है किस चीज़ से रिलेटेड हुआ, प्लेस और टाइम दोनों से ही। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज इंजरी और हार्म। उस एक्टस क्रिया से क्या होना चाहिए, इट कैन बी हार्म या इंजरी। इंजरी कैन बी फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल। ऐसा नहीं है कि फिजिकल इंजरी होना जरूरी है, मेंटल इंजरी भी हो सकती है, फाइनेंशियल इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, अब इंजरी को डिफाइन करा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ BNS। ठीक है, इंजरी का मतलब क्या है, इंजरी मतलब होता है एनी हार्म इलीगली कॉज्ड, जो इलीगल तरीके से कॉज करा गया है, टू एनी पर्सन, किसी भी आदमी को। और हार्म कहाँ हुआ, इन बॉडी, या तो उसके बॉडी पे हार्म हुआ, या माइंड पे, और या रेपुटेशन पे, या प्रॉपर्टी पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजरी। ठीक है, तो जो भी एक्ट किया था उससे इंजरी या हार्म होना जरूरी है। मान लो कोई एक्ट करा आपने, ठीक है, किसी ने भी कोई एक्ट करा, बट उस एक्ट से क्या हुआ, ना कोई इंजरी हुई ना हार्म हुआ। बट इफ अगर कोई इंजरी नहीं हुई तो हार्म नहीं हुआ, तो हमारा एलिमेंट ही पूरे नहीं हुए क्राइम के, तो उस एक्ट को हम क्राइम नहीं मानेंगे। किसी भी एक्ट क्राइम मानने के लिए क्या होना चाहिए, इंजरी या हार्म होना जरूरी है। और इस इंजरी में क्या क्या आता है ये बताता हमें सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ BNS, जो बताता है इंजरी मतलब, इंजरी कैन बी इन बॉडी, कैन बी इन माइंड, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी की इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइड फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी, मस्ट बी प्रेजेंट या प्रूव्ड, एंड ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी, किसी एक्ट की क्रिमिनल लाइबिलिटी बनानी है तो उसके लिए क्या है, जो इतने भी सारे हमने एलिमेंट्स अभी डिस्कस करे हैं, तो इन सारे एलिमेंट्स का होना जरूरी है। जब किसी एक्ट में सारे एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट्स होंगे, तो उस एक्ट को हम क्या मानेंगे, दैट एक्ट में अमाउंट टू क्राइम। ठीक है, तो हर एक एक्ट क्राइम नहीं होता, कुछ एक्ट क्राइम होते हैं। कौन से एक्ट क्राइम होते हैं, जहाँ ये चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, मेंस, एक्टस, इंजरी और हार्म। आई होप कि आप लोगों को ये जो आज का टॉपिक था इस वीडियो लेक्चर का, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कोई जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके डाउट या कमेंट का मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।